बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ अदील महबूब, आई एम लेक्चरर ऑफ कंप्यूटर साइंस। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वर्किंग विद फार्मूलाज कि किस तरह से हम फार्मूलाज को इस्तेमाल करते हैं। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करेंगे। इससे पहले फार्मूलाज को कैसे यूज़ करते हैं मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन आज इसकी एक नेक्स्ट लेवल की एग्जांपल करेंगे और हम देखेंगे कि किसी भी एक बुक शॉप का जो बिलिंग सिस्टम है वो हम MS एक्सेल में किस तरह से बना सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है बुक शॉप पे ही ये बनाया जा सके, हम इस फॉर्मेट को किसी और स्टोर पर भी बना सकते हैं और वहाँ पर इसके ज़रिए से बिल कैलकुलेट कर सकते हैं और हर कस्टमर का अलग अलग बिल हमारे पास कैलकुलेट हो सकता है। ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे और ये सारे काम फार्मूलाज के ज़रिए से ही हम करेंगे। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वर्किंग विद फार्मूलाज और लिंकिंग वर्कशीट्स। यानी आज हम देखेंगे कि हम फार्मूलाज जो है वो किस तरह से अप्लाई करते हैं। मैंने फार्मूलाज के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको दे दिए हुए हैं और प्रैक्टिकली आपको दिखा भी दिया हुआ है कि किस तरह से हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। आज हम बाकायदा एक टेबल क्रिएट करेंगे, यानी फार्मूलाज जो हैं वो डिफरेंट फार्मूलाज लगा के देखेंगे। अभी तक हमने सिंपल सम के फार्मूलाज किए हैं और परसेंटेज हमने कैलकुलेट की थी, लेकिन अब जो है वो हम मज़ीद कुछ फार्मूलाज अप्लाई करेंगे और थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल का काम करेंगे। बुक की एक एग्जांपल है उसको भी साथ देखेंगे और हमने वर्कशीट्स को लिंक करना भी साथ ही देखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे फार्मूलाज हम किस तरह से यूज़ करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि हमने पढ़ा हुआ है कि जो हमारी वर्कशीट के एलिमेंट्स होते हैं उनमें हमारे पास लेबल्स होते हैं जो कि नाम होते हैं, किसी सेल को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, वैल्यूज़ होती हैं और उसके अलावा फार्मूलाज होते हैं। फार्मूलाज जो हैं हमेशा हम इक्वल के साइन से स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं आपके सामने यहाँ पे वैल्यू लिखता हूँ 22, यहाँ पे वैल्यू लिखता हूँ 23। इन दोनों को मैंने प्लस करना और इनका सम इस सेल में यानी C1 में स्टोर करना है। तो मैं लिखता हूँ A1 प्लस B1। मैंने इक्वल का साइन नहीं लगाया, मैंने लिखा A1 प्लस B1। ये लिख के मैंने एंटर कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि C1 वाला जो सेल है उसमें A1 प्लस B1 ही नज़र आ रहा है। उसके लिए ये फॉर्मूला नहीं है, उसके लिए ये वैल्यू है C1 की। क्यों? क्योंकि जब तक हम इस फॉर्मूला को प्रोसीड नहीं करेंगे विद इक्वल साइन तब तक वो इसको फॉर्मूला कंसीडर ही नहीं करेगा। तो हमें इससे पहले इक्वल का साइन लगाना होता है। तो मैं यहाँ पर इक्वल का साइन लगा देता हूँ। अब जब मैंने इक्वल का साइन लगाया तो आप देख सकते हैं ये जो हमारा न्यू वर्जन है इसमें वो कलर चेंज कर देता है और कलर लगाकर बता देता है हमें कि जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे A1 लिखा हुआ है, A1 का कलर ब्लू है। इसका मतलब है ब्लू वाला सेल, ये सेल ब्लू है ना, तो ये है सेल A1 प्लस B1 रेड है तो ये रेड वाला सेल है। तो इन दोनों की वैल्यूज प्लस होंगी। अब जैसे ही लिखने के बाद मैं एंटर का बटन प्रेस करूंगा तो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन द वैल्यू बिकम्स 45। यानी वो जो फॉर्मूला था वो कैलकुलेट हुआ और आंसर आ गया 45। 22 प्लस 23 45 ही होता है ना। तो इसी तरह से अगर आप ये फॉर्मूला बार के बारे में समझें ज़रा, आप यहाँ पर देखें ये सेल है A1, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो इसकी वैल्यू है 22। चूंकि मैंने इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाया था, मैंने इसके अंदर टाइप ही 22 किया था, तो आप देख लें यहाँ पर भी 22 नज़र आ रहा है फॉर्मूला बार में। B1 को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर भी हमें 23 ही नज़र आ रहा है जो इसकी वैल्यू है। लेकिन इस सेल को ज़रा गौर से देखें, ये C1 है और इसमें लिखा हुआ है 45। जब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे तो मुझे 45 ही नज़र आ रहा है, लेकिन इसके पीछे फॉर्मूला क्या लगा था वो हमें ऊपर फॉर्मूला बार में नज़र आता है A1 प्लस B1। और ये भी याद रखिएगा कि एक्सेल जो है ये केस सेंसिटिव नहीं है, इसमें आप कैपिटल लिखें या स्मॉल लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने देखा होगा कि मैंने फार्मूला जो है वो स्मॉल लेटर्स में लिखा था, लेकिन जो उसका ऊपर फार्मूला बार में फार्मूला अब नज़र आ रहा है वो कैपिटल हो गया, यानी A और B जो हैं ये कैप्स में चले गए और उसने ऑटोमेटिकली इसको चेंज कर दिया। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हम लिखेंगे थ्योरी वाले पेपर में तो आपको बेहतर ये होता है कि आप उसको कैपिटल में लिखें, कैप्स में अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करें, क्योंकि कॉलम्स के जो नेम्स हैं वो आप देख लें कि तमाम के तमाम कैप्स हैं, तो अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और ये एक अच्छी बात है कि आप इसको कैपिटल में ही लिखें। अब देखिएगा कि हम यहाँ पर एक एग्जांपल करते हैं जो बुक में उसने मेंशन की हुई है और उसने जो है वो एक बिल कैलकुलेट किया हुआ है एक बुक शॉप का, तो वो हम यहाँ पे करते हैं। तो आपको मज़ीद इसकी अच्छी समझ आ जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि एक्सेल जो है उसके हमें क्या फ़वाइद मिलते हैं। देखें, फार्मूला एक ऐसी चीज़ है एक्सेल के अंदर, एक ऐसा इसका एलिमेंट है, एक फ़ीचर है जिसकी वजह से एक्सेल जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। देखें, अगर फार्मूलाज हम ना लगा पाते, कैलकुलेशंस ना कर पाते, तो एक्सेल सिवाय एक टेबल की शक्ल में डाटा स्टोर करने के और कोई सॉफ्टवेयर नहीं था। यानी ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें हम टेबल की शक्ल में डाटा स्टोर कर रहे हैं, दैट्स इट। इसने ये वाला काम करना था, लेकिन अब इसके अंदर और बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। इसके ऊपर हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम इसको स्टार्ट करते हैं
कि हमने इसको जो बुक की एग्जांपल है वो कैसे करनी है। जो उसने बुक में किया हुआ है, आपके पास जो फिगर 9.3 है आपकी टेक्स्ट बुक के पेज 138 पे, वो एग्जांपल मैं आपके सामने करने लगा हूँ। और सेम उसी तरह से हम एक टेबल क्रिएट करेंगे और उसके ऊपर फिर काम करके देखेंगे किस तरह से उसने कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है। तो यहाँ पर उसने, आप देख सकते हैं कि उसने लिखा है यहाँ पर टेक्स्ट बुक सबसे पहले, उसके बाद उसने लिखा है क्वांटिटी के बाद उसने यहाँ पे लिखा है प्राइस, और इन तीनों को उसने बोल्ड किया हुआ। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद मैंने बोल्ड कर दिया और इसका साइज़ जो है वो मैंने 14 कर दिया, क्योंकि मुझे पता है कि ये हेडिंग है, ये लेबल एक्चुअली। और यहाँ से मैं इसको बढ़ा भी सकते हैं, इसका साइज़ आपको ऑलरेडी पता है, हम ये पढ़ चुके हैं। चूँकि टेक्स्ट इसमें नज़र नहीं आ रहा था पूरा, तो मैंने इसको आगे मूव कर दिया। टेक्स्ट बुक का चूँकि नाम लिखना है तो इसको ज़्यादा स्पेस रिक्वायर है। अब यहाँ पे टेक्स्ट बुक्स के मैं नाम लिखता हूँ। बायोलॉजी उसने लिखा सबसे पहले, हम सेम उसी तरह से कर रहे हैं ना। तो उसके बाद फिर हमारे पास केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के बाद हमारे पास कैलकुलस है और इंग्लिश है। कैलकुलस बेसिकली मैथ्स का एक सब्जेक्ट है, और उसके बाद आता है इंग्लिश। ये बुक्स के नेम्स हैं, टेक्स्ट बुक्स हैं। उसके बाद क्वांटिटी हमारे पास क्या है वो हमने लिखनी है, और इसकी प्राइस एक दफ़ा मेंशन कर लेते हैं कि इसकी प्राइस क्या है। उसके बाद फिर हम इसको कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर जो उसने प्राइस मेंशन की हुई है वो उसने डॉलर का साइन लगाया हुआ है, क्योंकि उसने डॉलर में प्राइस लिखी हुई है, $99.99। इसी तरह से नेक्स्ट उसने लिखा हुआ है $79.95। फिर है हमारे पास $65.99, और उसके बाद है $49.99। ये इसकी हमने प्राइस एंटर कर ली है। नीचे हमने यहाँ पर सब टोटल करना है कि टोटल कितनी प्राइस आती है। सब टोटल को भी उसने बोल्ड किया हुआ है, तो हम भी इसको यहाँ पे बोल्ड कर देते हैं। सब टोटल को यहाँ से, सब टोटल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से बोल्ड कर देते हैं इसको, और इसका साइज़ भी हम कर देते हैं 14, क्योंकि ये एक लेबल है। उसके बाद नीचे सेल्स टैक्स की हेडिंग देंगे हम कि सेल्स टैक्स इसमें कितना है, सेल्स टैक्स, और इसको भी हम बोल्ड कर लेते हैं और इसका साइज़ भी हम 14 कर लेते हैं। सेल्स टैक्स के बाद उसने यहाँ पर टोटल प्राइस लिखी हुई है कि सेल्स टैक्स ऐड होने के बाद टोटल प्राइस कितनी उसकी बन रही है। इसको भी हम 14 करके, और इसको भी हम यहाँ से बोल्ड कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगाना है कि ये जो प्राइस है यहाँ पर, इसके मुताबिक जो सब टोटल उसकी प्राइस बन रही है, जो यहाँ से वो क्वांटिटी लेगा वो किस तरह से यहाँ पर टोटल आएगी। अब ये फॉर्मूला समझिएगा। देखें, अब ये हमारे पास एक, हमने इसका फॉर्मूला हमने इसका एक स्ट्रक्चर तैयार कर लिया है। हमारे पास एक स्ट्रक्चर तैयार हो गया। जब भी कोई कस्टमर आएगा हमारे पास, हम उसकी यहाँ पे क्वांटिटी ऐड करेंगे सिर्फ कि उसने बायोलॉजी की बुक्स कितनी ली, केमिस्ट्री की कितनी ली, कैलकुलस की कितनी ली और इंग्लिश की कितनी ली। यहाँ पे ऑटोमेटिकली सब टोटल आ जाएगा। यहाँ उसका सेल्स टैक्स आ जाएगा कि कितने परसेंट है। उसने यहाँ पर लिखा हुआ है 6% सेल टैक्स इसका होगा। हमने सेल्स टैक्स ऐड करना है यहाँ पे 6%, और जितना भी होगा। और उसके बाद जो है यहाँ पे हमने टोटल बताना है कि टोटल अमाउंट उससे हमने कितनी लेनी है, उसका कितना बिल बना है, वो यहाँ पर आएगा जितना बिल बनेगा। अब हमने करना ये है, अब आपको पता है कि इसका बिल कैसे कैलकुलेट होगा। अगर वो बायोलॉजी की फॉर एग्जांपल 2 बुक्स परचेज करता है, केमिस्ट्री की 1 करता है, कैलकुलस की 4 करता है और इंग्लिश की 3 करता है, तो हमने क्या करना है कि इस 2 को मल्टीप्लाई करना है इस प्राइस के साथ, क्योंकि बायोलॉजी की एक बुक की प्राइस जो है वो $99.99। इसको मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, फिर उसमें प्लस करना है हमने 79 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर प्लस करना है हमने 65.99 मल्टीप्लाई बाय 4, फिर हमने प्लस करना है 49.99 मल्टीप्लाई बाय 3। इन सबको प्लस करने के बाद जो आएगा वो उसका सब टोटल होगा। उसमें 6% हम टैक्स ऐड करेंगे और उसके बाद हम टोटल अमाउंट उसकी जो है वो यहाँ पर मेंशन करेंगे। अब यहाँ पे पहला फॉर्मूला आपने समझना है, बुक में उसने दिखाया भी हुआ है। इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं फॉर्मूला बार में लिख रहा हूँ इक्वल्स टू, और यहाँ पे 2 ब्रैकेट्स मैंने लगाई हैं। क्यों लगाई हैं? क्योंकि फॉर्मूला बड़ा है और हमने क्या करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके उसमें प्लस करना है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो उसकी वैल्यू लिखेंगे ब्रैकेट में, फिर प्लस करके इनको मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू लिखेंगे ब्रैकेट में, इसी तरह से एंड सो ऑन चलेंगे। तो यहाँ पर उसने लिखा हुआ है B2 ये है ना, B2
और इसको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने आपको बताया था मल्टीप्लाई के लिए हम ये सिंबल इस्तेमाल करते हैं, और मल्टीप्लाई बाय C2। आप सिंपल इसको सिलेक्ट भी कर देंगे, अगर उसको आप टाइप नहीं भी करते सेल के नाम को, सेल के एड्रेस को, तो सिलेक्ट भी कर देंगे तो आपका काम हो जाएगा। आपको ये ऑलरेडी पता है, मैंने पहले भी बताया हुआ। ये ब्रैकेट क्लोज की। अब मैंने इसमें करना है प्लस। क्या प्लस करना है, ये वैल्यू यानी B3, इसको भी हम लिखेंगे ब्रैकेट में, और B3 मल्टीप्लाई बाय, किसे मल्टीप्लाई करना है हमने, C3 के साथ, ब्रैकेट क्लोज। फिर मैंने लगाया प्लस, प्लस के बाद नेक्स्ट ब्रैकेट B4 मल्टीप्लाई बाय C4, ब्रैकेट क्लोज, फिर लगाया प्लस, फिर ब्रैकेट। अब हमने करना है B5 मल्टीप्लाई बाय C5 और ब्रैकेट क्लोज, और ये बड़ी ब्रैकेट क्लोज कर दी जो कि यहाँ पे हमने शुरू की थी। ये मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया है इस सेल के अंदर। आप देख सकते हैं ये सिलेक्टेड सेल है हमारा। ये फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद जैसे ही मैं एंटर करूँगा, यहाँ पे इसका सब टोटल आ जाएगा। ये देखें, ये सब टोटल आ गया इसका 693.86। ये इसका बिल बना, लेकिन इसमें हमने 6% ऐड करना है। अब 6% इसमें किस तरह से ऐड करेंगे, सबसे पहले तो इसका 6% निकालेंगे। ये आपको सिंपल मैथ्स है, आपको पता होना चाहिए। इसका हमने 6% निकालना है, और 6% कैसे निकालेंगे, इसी वैल्यू को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, और वो जो 6% निकलेगा उस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ प्लस करेंगे, ताकि पता चले कि वो जो 6% अमाउंट है जो कि उसका टैक्स है, प्लस उसका जो सब टोटल बना था, वो दोनों प्लस करके उसकी जो टोटल अमाउंट है, टोटल बिल है, वो कितना है। तो उसके लिए फॉर्मूला हम लगाएंगे यहाँ पे इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फॉर्मूला बार में इक्वल्स टू, यहाँ पे ये है हमारा C7। तो ब्रैकेट में मैं सबसे पहले टैक्स कैलकुलेट करता हूँ, C7 मल्टीप्लाई बाय 6 वैल्यू किसके अंदर पड़ी हुई है, C8 के अंदर, तो सिंपल C8 आप लिख सकते हैं। ठीक हो गया। यहाँ फिर आपकी मर्जी है कि आप यहाँ पर 6 भी लिख सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है, 6 कर लें। ये टैक्सेस का ऐड हो गया। ये आपस में जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको हमने फिर डिवाइड कर देना है 100 से। तो इसके लिए भी हम यहाँ पर एक और ब्रैकेट यूज़ कर सकते हैं, ताकि ब्रैकेट वाली वैल्यू जो है वो पहले सोल्व हो जाए और उसके बाद वो डिवाइडेड बाय 100 हो जाए। इसको ब्रैकेट से बाहर लिखेंगे स्लैश को, डिवाइडेड बाय 100। जो भी आंसर आएगा उस आंसर को हमने प्लस कर देना है इसके साथ, यानी C7 के साथ। तो इसके लिए हम एक और यहाँ पर ब्रैकेट लगाते हैं। ये वाली ब्रैकेट क्लोज हो गई, इसमें हम प्लस करेंगे। प्लस किसको करेंगे, C7 को करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया C7। अब जैसे ही ये लिखने के बाद मैं एंटर करूँगा तो आप देख सकते हैं ये इसका टोटल बिल कैलकुलेट हो गया 735.4916। तो ये इसका टोटल बिल है जो कि यहाँ पर कैलकुलेट हो गया है। इस तरह से अब ये हमने इसका स्ट्रक्चर तैयार कर लिया। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से कोई भी बुक शॉप है, कोई भी यूटिलिटी स्टोर है, वो इस तरह से अपना एक स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं कि यहाँ पर अपनी प्रोडक्ट्स के नाम लिखें, यहाँ पर उनकी प्राइस लिखें, और नेक्स्ट टाइम यहाँ पे सिर्फ क्वांटिटी ऐड करनी है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसका टोटल बिल आ जाएगा। मैं इसको जो है रेड कलर कर देता हूँ ताकि पता चले कि ये इसकी टोटल अमाउंट बनी है। इसका साइज़ भी हम यहाँ से 14 कर देते हैं। ये इसकी टोटल अमाउंट है। अब यहाँ पे जैसे ही आप क्वांटिटी चेंज करेंगे, यहाँ से फॉर एग्जांपल उसने कहा बायोलॉजी की बुक मुझे 5 चाहिए, जैसे ही मैं इसको 5 करके एंटर करूँगा ऑटोमेटिकली आप देखिएगा सब टोटल भी चेंज हो जाएगा, और ये जो टोटल है वैल्यू ये भी चेंज हो जाएगी। आप देख सकते हैं 993.83 हो गया, और ये जो सब टोटल है ये 1053.46 हो गया। इस तरह से केमिस्ट्री अगर चेंज करके हम 2 कर देते हैं तो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो, क्योंकि ये लिंक्ड है इसके साथ। यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आप अपने पास एक्सेल के अंदर एक फॉर्मेट तैयार कर सकते हैं और उसमें बिल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपकी मर्ज़ी, आप यहाँ पे जितने मर्ज़ी बुक्स ऐड करते चले जाएं, यहाँ पे क्वांटिटी मेंशन करें और फिर इस तरह से यहाँ पे उसकी कीमत लिख दें। तो यहाँ पे उसने चूँकि हेडिंग है तो इसको सेंटर में किया हुआ, सिंपली आपने सेलेक्ट करना है। आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, यहाँ से आपने सेंटर अलाइनमेंट करनी है, सेंटर में चला जाएगा। इसी तरह से आप अगर सबको सेंटर में करना चाहते हैं तो वो भी आपकी मर्ज़ी, आप सबको सेंटर में कर सकते हैं। जैसे आप इन तीनों को भी सेंटर अलाइनमेंट करना चाहते हैं तो ये भी सेंटर में आ जाएंगे, लेकिन अमूमन ये राइट अलाइनमेंट पे होते हैं जो नंबर्स होते हैं। अगर आपने इस पूरे टेबल को जितना आपने क्रिएट किया इसका प्रिंट लेना है, इसको सेलेक्ट करने के बाद आप सिंपल Ctrl+P कर सकते हैं, या फाइल के मेन्यू पे क्लिक करें
तो यहाँ पर आपके पास प्रिंट की ऑप्शन आ रही है। तो जो सिलेक्टेड एरिया होगा वो आपका प्रिंटर पे प्रिंट होने के लिए चला जाएगा। आपने इसका स्टाइल चेंज करना है तो यहाँ से आप स्टाइल चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं स्टाइल चेंज हो रहा है पीछे, और अगर आपने इसका साइज़ चेंज करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। और अगर आपने इसी को सेम यही वाला शीट 2 में लेकर जाना है, वहाँ पे नेक्स्ट बिल कैलकुलेट करना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। यानी आप चाहते हैं कि आपके पास रिकॉर्ड सेव रहे कि किस कस्टमर का क्या बिल था, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप इसको कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद आप यहाँ से शीट 2 ऐड करें। शीट 2 ऐड में इसको दोबारा से कंट्रोल V कर रहा हूँ मैं, कंट्रोल V करें तो यहाँ पे ये आ जाएगा। आप इसका यहाँ से फिर उसी तरह से साइज़ इंक्रीज़ कर लें जैसे हमने वहाँ किया हुआ है, और ये सेम वैसे ही है जैसे वहाँ पे था। अब यहाँ पे आप दूसरा बिल बना लें किसी दूसरे कस्टमर का। अगर आपने इसका नाम ऐड करना है कस्टमर का, तो इसको यहाँ से मूव करके नीचे ले जाएं, या आप यहाँ पे राइट क्लिक करें, इंसर्ट करें, तो ये रो इंसर्ट हो जाएगी। यहाँ पे आप कस्टमर का नाम लिख दें। फॉर एग्ज़ाम्पल कस्टमर का नाम है ABC, आप इसे सेलेक्ट करें और इसको जो है आप बोल्ड भी कर लें, इटैलिक भी कर लें, और यहाँ से इसका साइज़ 16 कर दें और इसको सेंटर अलाइनमेंट कर दें, सेल की सेंटर अलाइनमेंट कर दें, और उसके बाद आप इसका साइज़ भी थोड़ा सा बढ़ा दें और यहाँ से आप इसको सेंटर में ले जाएं। और इससे ये होगा कि आपको पता चल जाएगा किस कस्टमर का क्या बिल है। तो वो आपकी मर्ज़ी है, आप कर सकते हैं। या फिर इन तमाम सेल्स को सिलेक्ट करके आप मर्ज भी कर सकते हैं। राइट क्लिक करके आप यहाँ से इसको फॉर्मेट सेल्स पे क्लिक करें, तो यहाँ पे ऑप्शन आती है मर्ज सेल्स की। तो यहाँ पे मर्ज सेल्स है, इसको ओके करें तो ये सेल्स मर्ज हो जाएंगे और नेम सेंटर में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ये जो कस्टमर है उसका नाम है अब्दुल्ला, तो आप यहाँ पर अब्दुल्ला ऐड करें और ये जो है अब्दुल्ला सेंटर में आ जाएगा कि ये अब्दुल्ला का बिल है सारा। और आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। अब्दुल्ला है चूँकि नेम है, तो आप इसको प्रोमिनेंट करने के लिए आप इसको ग्रीन कलर में कर लें और इसका साइज़ जो है वो मज़ीद आप बढ़ा लें ताकि पता चल जाए कि ये इसका बिल है। इस तरह से शीट 1 में भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये आपके पास एक टेबल मैंने आपको समझा दी कि एक्सेल में हम ये काम कर सकते हैं। और जब वो आपको कैश दे दे, उसका बिल क्लियर हो जाए, आप इसे सिलेक्ट करके इसको ग्रीन कर दें ताकि पता चले कि ये पैसे आ चुके हैं, उससे लेने नहीं है, ये ड्यूज़ नहीं है उसके। और जिसका बिल रहता है उसको रेड रहने दें आप। इसी तरह से आपकी मर्ज़ी, आप मज़ीद शीट्स ऐड करते चले जाएं और अपना काम जो है इसमें करते चले जाएं। तो उम्मीद है कि आप तमाम स्टूडेंट्स को यहाँ तक समझ आ गई होगी। और बुक में जो एग्जांपल उसने दी हुई थी उसने उसके अंदर इतना कुछ एक्सप्लेन नहीं किया कि ये फार्मूलाज किस तरह से लगे हैं, जो टेक्स्ट है वो किस तरह से ऐड हुआ, वो मैंने आपको साथ ही फार्मूलाज लगा के समझा दिया। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको अच्छी समझ आई होगी। डियर स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से हम फार्मूलाज़ को इस्तेमाल करते हैं और इन फार्मूलाज़ को इस्तेमाल करते हुए हम किस तरह से एक बिलिंग सिस्टम बना सकते हैं MS एक्सेल के अंदर, क्योंकि इसका एक बेहतरीन फ़ीचर फार्मूलाज़ का है। अगर फार्मूलाज़ ना होते तो ये सिंपल एक सादा सा सॉफ्टवेयर होता। फार्मूलाज़ की वजह से ये बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही यूज़फुल सॉफ्टवेयर है। जो मैंने आपको काम करवाया ये आपने प्रैक्टिकली खुद भी इसको परफॉर्म करना है, फिर आपको अच्छी समझ आएगी। उम्मीद है कि आज के लेक्चर की समझ आ चुकी होगी आपको। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।